आज हम कारक के चैप्टर में अधिकरण कारक के बारे में पढ़ रहे हैं। अधिकरण कारक का मतलब होता है आधार। जो काम करने का वाक्य में आधार हो, कार्य के करने का जो आधार हो, उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। आधार को ही अधिकरण कहते हैं। अधिकरण का मतलब होता है आधार, अर्थात क्रिया का आधार। जैसे इसका चिन्ह होता है मैं पेपर, अधिकरण कारक का मैं पेपर, मैं पेपर इसके चिन्ह होते हैं, और क्रिया का जो आधार होता है उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। अब देखिए इसका जो पहला नियम है वो है मैं परसर्ग का प्रयोग, मैं परसर्ग का प्रयोग, मैं परसर्ग का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। अधिकरण कारक में होता है। में से स्थान भीतर का भाव व्यक्त होता है। में से स्थान भीतर का भाव व्यक्त होता है। भीतर का भाव व्यक्त होता है, यानी भीतर का भाव व्यक्त होता है। व्यक्त भीतर का भाव व्यक्त होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, इस घर में 4 आदमी हैं। इस घर में 4 आदमी है। इस घर में 4 आदमी हैं। घर में 4, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। वहां सड़क में बहुत गड्ढे थे। वहां सड़क में बहुत गड्ढे थे। वहां सड़क में बहुत गड्ढे थे। गड्ढे, वहां सड़क में बहुत गड्ढे थे। भारत गांवों में बसता है। भारत गांवों में बसता है। भारत गांवों में बसता है। अब देखिए इन उदाहरणों में
नियम कह रहा है अधिकरण कारक का, यानी आधार होना चाहिए। राजा सिंहासन पर बैठता है तो बैठने का आधार क्या हो गया? सिंहासन। तो सिंहासन ही अधिकरण कारक है। कार्य करने का, काम करने का जो आधार है, जो कर्ता के कार्य करने का आधार है, जो क्रिया का आधार है, वो ये अधिकरण कारक कहलाता है। इसमें नियम है, पे परसरक का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। में, पे, पर, ये जो परसरक है, कारक का चिन्ह, इसका प्रयोग अधिकरण कारक में ही होता है। में से स्थान यानी भीतर का भाव व्यक्त होता है। जो में है इस चिन्ह में, जो में, पे, पर का चिन्ह है परसरक का, उसमें से में यानी ये चिन्ह है में का, से के स्थान भीतर का भाव व्यक्त करता है, अंदर का भाव व्यक्त करता है। जैसे उदाहरण है, इस घर में 4 आदमी हैं, तो घर के अंदर, भीतर, स्थान के भीतर का भाव व्यक्त करता है। तो इस घर में 4 आदमी हैं, अंदर का भाव हो गया, भीतर का भाव हो गया, स्थान के भीतर का भाव, स्थान घर हो गया और भीतर का भाव हो गया घर में 4 आदमी हैं। तो घर में 4, इसके नीचे अंडरलाइन है, यानी ये अधिकरण कारक है। घर में, वहां सड़क में बहुत गड्ढे थे, वहां सड़क में बहुत गड्ढे थे, स्थान के भीतर का भाव हो गया, इसलिए सड़क में के नीचे अंडरलाइन आ गई। भारत गांव में बसता है, तो भारत एक देश है, विशाल देश है, जो अधिकांश जो आबादी है भारत की, वो गांवों में निवास करती है। तो भारत गांव में बसता है, यानी भारत का हृदय क्या है? गांव। तो गांव में स्थान के भीतर का बोध हो गया, है ना। तो ये उदाहरण हो गया आपके, ये नियम है। अब जो अगला नियम है वो लेते हैं। अधिकरण कारक। इसमें जो अगला नियम है कि में परसरक से कभी कभी केवल सीमा या स्थान का बोध होता है। में परसरक से कभी कभी, में परसरक से कभी कभी केवल सीमा या स्थान का ही बोध होता है। कभी कभी केवल सीमा या स्थान का ही बोध होता है। सीमा या स्थान का ही बोध होता है। जैसे उदाहरण है, वह मैदान में है, वह मैदान में है। जैसे लड़के स्कूल में होंगे, लड़के स्कूल में होंगे, लड़के स्कूल में होंगे। वह बाजार में था, वह बाजार में
ये उदाहरण है आपके, ये नियम कहता है अधिकरण कारक का कि मैं परसर्ग से, जो मैं परसर्ग है चिन्ह है कारक का, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, अलग होना संबंध का के की या रा रे रे अधिकरण में पेपर, अधिकरण में यानी में पेपर जो चिन्ह है, में परसर्ग से कभी कभी केवल या तो सीमा का या स्थान का ही बोध होता है, या तो सीमा, लास्ट जो लाइन है सीमा, उसका या फिर स्थान का ही बोध होता है। वह मैदान में है तो यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है, मैं परसर्ग से, मैं परसर्ग से कभी कभी केवल एक सीमा या स्थान का ही बोध होता है। वह मैदान में है तो यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है, एक सीमा लिमिटेड वाक्य का बोध हो रहा है, सीमा का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है। वह मैदान में है तो आपके मैदान में ये हो। लड़के स्कूल में होंगे, ये भी एक स्थान और सीमा का दायरा है। वह बाजार में था, ये भी एक बाजार में, ये भी एक स्थान और सीमा का दायरा है। ये उदाहरण, ये नियम हुआ अगला। इससे आगे चलते हैं। मैं परसर्ग का प्रयोग मैं परसर्ग का प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है। भाववाचक संज्ञाओं के साथ होता है। मैं परसर्ग का प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है। यानी जो मैं कारक का चिन्ह अधिकरण कारक का, उसका प्रयोग भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का बोध कराए, और भाववाचक संज्ञा भावों का बोध कराए। काम, क्रोध, मद, लोभ, घृणा, खुशी, दुख, ये भाव होते हैं। क्रोध, आवेग, खुशी, सुख, दुख, ये सारे भाव होते हैं। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीन जो संज्ञाएं होती हैं, उन संज्ञाओं में मैं परसर्ग का प्रयोग केवल भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है। जैसे मेरा मित्र संकट में है, उदाहरण है मेरा मित्र संकट में है, तो मेरा मित्र संकट में है। दूसरा उदाहरण है राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न थी। राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न थी, मग्न थी। राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न थी। राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न थी। यहाँ पे देखिए, इन दोनों उदाहरणों से
ये पता चलता है कि यहाँ भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी मैं परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है संकट, ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे प्रेम आपके भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे देखिए संकट में, मेरा मित्र संकट में है, तो मैं का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के साथ भी होता है, संकट के साथ हो गया। संकट आपके भाववाचक संज्ञा है। तो मेरा मित्र संकट में है, तो मैं के साथ में भाववाचक संज्ञा संकट का प्रयोग हो गया। नियम है मैं परसर्ग का प्रयोग भाववाचक संज्ञाओं के साथ भी होता है। दूसरा उदाहरण, राधा कृष्ण में प्रेम में मग्न थी। राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न थी। तो यहाँ पे देखिए मैं के साथ में प्रेम है जो आपके भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए मैं परसर्ग का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के साथ हो गया। प्रेम जो है वो भाववाचक संज्ञा है। सुख, दुख, घृणा, नफरत, क्रोध, ये सारे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाव है हमारे विचार है, भाव है मन के भाव। अगला जो नियम है वो है मैं से समय का बोध भी कराया जाता है। मैं से जैसे सभी प्राणी दिन में सक्रिय रहते हैं, चोर रात में ही निकलते हैं। तो मैं का प्रयोग आपके समय का बोध कराने में भी किया जाता है। मैं से समय का बोध भी कराया जाता है। मैं से समय का बोध भी कराया जाता है। यानी जो मैं परसर्ग है इससे समय का बोध भी होता है, समय भी बतलाया जा सकता है। सभी प्राणी दिन में सक्रिय रहते हैं, चोर रात में ही निकलते हैं। चोर रात में ही निकलते हैं। चोर रात में ही निकलते हैं। तो रात में समय का बोध हो रहा है। चोर कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला सदा स्वस्थ रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला सदा स्वस्थ रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला सदा स्वस्थ रहता है। तो कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सुबह 4 से 5 बजे तक। सुबह 4 से 5 बजे तक उठते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए आदमी को। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला सदा स्वस्थ रहता है। तो मैं जो परसर्ग है इससे समय का बोध होता है, टाइमिंग का बोध होता है। तो चोर रात में ही निकलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला सदा स्वस्थ रहता है। ये इस प्रकार के आपके इस नियम के उदाहरण बन जाएंगे। अगला नियम है मैं का प्रयोग किसी वस्तु का मूल्य प्रयोग किसी
वस्तु का मूल्य बताने या पूछने के लिए भी किया जाता है। मूल्य बताने या पूछने के लिए भी किया जाता है। मैं का प्रयोग किसी वस्तु का मूल्य बताने या तो कीमत बताने या फिर पूछने के लिए भी किया जाता है। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है मैं पेपर। तो मैं का प्रयोग किसी वस्तु का मूल्य बताने या फिर पूछने के लिए भी किया जाता है। जैसे शर्मा जी का मकान 30 लाख में बिका है। जैसे शर्मा जी का मकान 30 लाख में बिका है। 30 लाख में बिका है। शर्मा जी का मकान 30 लाख में बिका है। तो देखिए आप 30 लाख में शर्मा जी का मकान कितने में बिका है? 30 लाख में बिका है। तो देखिए मैं का प्रयोग किसी वस्तु का मूल्य बताने या तो मूल्य बताने या फिर पूछने, मूल्य बताने या पूछने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मूल्य बताया गया है। शर्मा जी का मकान आपके 30 लाख में बिका है। तो ये उदाहरण हो गया। 30 लाख में यहाँ पे मूल्य बता दिया। अंडरलाइन क्या है यहाँ पे? नवीन ने ये घड़ी 300 रुपए में खरीदी। 300 रुपए में खरीदी। तो नवीन ने ये घड़ी कितने रुपए में खरीदी? 300 रुपए में। नवीन ने ये घड़ी 300 रुपए में खरीदी। ये कैमरा तुमने कितने रुपए में खरीदा? यह कैमरा तुमने कितने रुपयों में खरीदा? कितने रुपयों में खरीदा? ये कैमरा कितने रुपयों में खरीदा? ये कैमरा तुमने कितने रुपयों में खरीदा? आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। खरीदा, ये क्वेश्चनवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अधिकरण कारक का नियम है कि मैं का प्रयोग किसी वस्तु का मूल्य या तो बताना या फिर पूछना। तो यहाँ पे कैमरे का मूल्य पूछा जा रहा है, कितने रुपयों में खरीदा? क्वेश्चनवाचक चिन्ह आ गया। तो यहाँ पे भी ये नियम लग रहा है, या तो मूल्य बताना या पूछना। तो इन दोनों उदाहरण में तो मूल्य बताया जा रहा है। शर्मा जी का मकान 30 लाख में बिका। नवीन ने ये घड़ी 300 रुपए में खरीदी। और नीचे वाले तीसरे उदाहरण में ये कैमरा तुमने कितने रुपए में खरीदा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के सारे उदाहरण किसमें आ जाएंगे? आपके अधिकरण कारक के नियम में आ जाएंगे। अगला नियम है स्थिति बदलने का भाव भी। स्थिति बदलने का भाव भी। स्थिति बदलने का भाव भी मैं द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैं द्वारा व्यक्त
किया जाता है। स्थिति बदलने का भाव भी मैं द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण है, मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। जैसे मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। यह शरीर एक दिन धूल में मिल जाना है। यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, मिल जाना है। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इसमें भी मिट्टी में। तीसरा नियम है, प्रेमचंद के साहित्य का, प्रेमचंद के साहित्य का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अनेक भाषाओं में या फिर हुए। तो देखिए, अधिकरण कारक का नियम है ये, स्थिति बदलने का भाव, सिचुएशन बदलना। स्थिति बदलने का मतलब सिचुएशन बदलना। स्थिति बदलने का भाव भी मैं द्वारा व्यक्त किया जाता है। सिचुएशन बदलने का भाव भी मैं द्वारा व्यक्त किया जाता है। मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। तो यहाँ देखो, स्थिति बदल रही है, इसका भाव है जो मैं द्वारा व्यक्त किया जाता है। मिट्टी में मिल गई, मेरी सारी योजना मिट्टी में मिल गई, तो स्थिति बदल गई। मैं ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना, स्थिति बदल गई, मिट्टी में। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जो साहित्यकार थे हिंदी में, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो मुंशी प्रेमचंद जो साहित्यकार थे, उनकी साहित्य का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो स्थिति बदल गई। देखो, स्थिति बदलने का भाव भी मैं द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ स्थिति बदल गई। प्रेमचंद के साहित्य का अनेक भाषाओं में, और भी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। तो ये आज आपने अधिकरण कारक के नियम पढ़े, और भी जो नियम है वो पढ़े।